हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू यादव। आज मैं आप लोगों के लिए न्यू टॉपिक लेकर आई हूँ। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड है। तो आज हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इसे समझेंगे कि आर्थिक विकास की जैसे आर्थिक विकास से संबंधित जो क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू क्वेश्चन लेकर आई हूँ, आर्थिक विकास से संबंधित है। तो प्रश्न है, आर्थिक विकास की परिभाषा दीजिए तथा उसकी विशेषताएं बताएं। डिफाइन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड डिस्कस इट कैरेक्टरिस्टिक्स। या इसी सवाल को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, आर्थिक विकास एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय के लंबे समय में वृद्धि होती है। मायर एवं बॉल्डविन के अनुसार इसे विवेचना करें। तो इसका वर्णन करना है। दूसरा सवाल है, इसी सवाल को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि आर्थिक विकास को एक बहुआयामी प्रक्रिया माना जाता है। इस प्रक्रिया के प्रमुख सामाजिक आर्थिक पक्षों की विवेचना करें। तो दोस्तों, इस सवाल को आज हम लोग समझेंगे और बहुत आर्थिक विकास से संबंधित बहुत सारी बातों को हम लोग जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सवाल था कि आर्थिक विकास से आप क्या समझते हैं और उसकी विशेषताओं को बताएं। तो पहले आर्थिक विकास की परिभाषा को देख लेते हैं, उसके अर्थ को समझ लेते हैं। मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आर्थिक विकास जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, आर्थिक और विकास। आर्थिक को अंग्रेजी में इकोनॉमिक और विकास को डेवलपमेंट कहते हैं। आर्थिक शब्द का साधारण बोलचाल की भाषा में अगर अर्थ देखा जाए तो धन संबंधी, और अगर इसे विशेष रूप से देखा जाए तो अर्थशास्त्र के संदर्भ में इसका विश्लेषण किया जाए तो आर्थिक शब्द का जो मतलब आता है वह है मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के साधनों के मितव्ययितापूर्वक उपयोग से लिया जाता है। अर्थात साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि आर्थिक शब्द का मतलब होता है धन से संबंधित, मतलब वैसे कार्य जिससे हमें धन प्राप्त हो। और अगर अर्थशास्त्र की भाषा में समझे कि आर्थिक विकास क्या है, तो आर्थिक विकास मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाला एक साधन है जिसका प्रयोग हम लोग मितव्ययितापूर्वक करते हैं। आर्थिक शब्द केवल धन संबंधी शब्दों का स्थानापन्न नहीं है, बल्कि वह बहुत ही व्यापक शब्द है जिसमें मानव सुख के लिए साधनों का उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और नियोजन के सभी पहलू इसमें शामिल किए जाते हैं। तो आर्थिक शब्द केवल एक शब्द नहीं है, बल्कि इसके अंतर्गत बहुत सारे पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे किसी वस्तु का उत्पादन हो गया, उसके उपभोग से संबंधित, उसके विनिमय और वितरण से और नियोजन से संबंधित होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि धन की वृद्धि ही आर्थिक विकास नहीं है, बल्कि धन की वृद्धि के साथ साथ रहन सहन के स्तर में उन्नति ही आपका आर्थिक विकास कहलाता है। तो कोई भी व्यक्ति धन तो कमा रहा है पर उसके रहन सहन और उसके व्यवहार में या फिर उसके जीवन स्तर में किसी तरह का परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो उसे हम लोग आर्थिक विकास नहीं कहते हैं। विकास शब्द भी वृद्धि या विस्तार से अधिक व्यापक है, विस्तृत शब्द है। परिवर्तन या प्रयत्नों के द्वारा होने वाले सुधार भी इसमें शामिल किए जाते हैं। यह एक सापेक्ष तथा गतिशील विचार है। यह आकार में होने वाली वृद्धि के साथ साथ संरचनात्मक परिवर्तनों को भी सूचित करता है। अर्थात विकास को अगर हम लोग देखें तो आकार में परिवर्तन हो रहा है, तो साथ साथ उसमें संरचनात्मक परिवर्तन होती है। उसमें बहुत सारी अशुद्धियों को दूर करते हुए उसमें नए नए चीज़ जोड़े जाते हैं और एक क्रम में धीरे धीरे लंबे समय में ये कार्य पूरा होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आर्थिक विकास एक व्यापक अर्थ में मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि की शक्ति में होने वाला एक वृद्धि है। यह वृद्धि सापेक्ष, लगातार, समग्र, गतिशील और संरचनात्मक परिवर्तनों की प्रक्रिया का परिणाम है। आर्थिक विकास का लक्ष्य सिर्फ मौद्रिक आय में वृद्धि करना नहीं होता, बल्कि अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में होने वाले विकास को इसमें शामिल करना होता है। आर्थिक विकास के द्वारा किसी भी देश के सामाजिक, संस्थागत, संगठन संबंधी समस्त क्षेत्रों में परिवर्तन लाया जा सकता है। तो आर्थिक विकास का संक्षेप रूप में हम लोग परिभाषा कह सकते हैं कि आर्थिक विकास सामाजिक, संस्थागत एवं संगठन संबंधी विकास से रिलेटेड है। आगे है आर्थिक विकास की जो परिभाषा है, विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अपने अपने विचार दिए हैं। तो पहला विलियमसन और बैट्रिक हैं। उनके अनुसार है, आर्थिक विकास या वृद्धि से उस प्रक्रिया का बोध होता है
जिसके द्वारा किसी देश या क्षेत्र के निवासी उपलब्ध साधनों का प्रयोग प्रति व्यक्ति वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए करते हैं। विलियमसन का कहना है कि आर्थिक विकास को हम उन पहलुओं से जोड़ते हैं जिसमें किसी देश का जो प्राकृतिक संसाधन है उसका वो लोग प्रयोग करते हैं और प्रयोग करने के बाद प्रति व्यक्ति वस्तुओं का और सेवाओं का उत्पादन करते हैं, जिससे व्यक्ति के जीवन स्तर में लगातार वृद्धि होती है, ह्रास नहीं होती। ये विलियमसन और बैट्रिक का परिभाषा था। आगे है मायर और बाल्डविन के अनुसार आर्थिक विकास एक प्रक्रिया है जिसमें दीर्घकाल में अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो 1 दिन 2 दिन या 1 महीने में नहीं होती, इसमें लंबा समय लेते हैं, 5 साल 10 साल 15 साल इस तरह की एक लंबी अवधि होती है जिसमें अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। यानी कि उस देश की राष्ट्रीय आय में अगर वृद्धि होती है तो उससे लोगों के जीवन स्तर में भी परिवर्तन आते हैं। तो इससे संबंधित मायर और बाल्डविन ने कहा कि आर्थिक विकास का जो संबंध है वह दीर्घकाल से है और अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि से है। आर्थर लुइस की भी परिभाषा है, आप लोग देख लेना, मैं इसे स्क्रॉल कर देती हूँ और आगे देखो आप लोग। डी ब्राइट सिंह के अनुसार भी है यहाँ पे परिभाषा और कोलिन क्लार्क की भी है। जो इम्पोर्टेंट लगा मैंने उसको आपको समझा दिया है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे है हम लोग 2-4 परिभाषाएं हम लोगों को याद रखनी चाहिए, क्योंकि जो अर्थशास्त्री हैं उनके द्वारा दिए गए परिभाषाएं बहुत सारी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है हम लोगों के लिए। तो इन परिभाषाओं को अगर हम ध्यान से और समझ कर अध्ययन करें तो हमें ज्ञात होता है कि आर्थिक विकास एक सतत प्रक्रिया है जो कंटिन्यू होती है, उसमें किसी तरह की रुकावट नहीं होती, जिसमें एक निश्चित अवधि में देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। मतलब एक निश्चित अवधि, एक फिक्स्ड टाइम होता है जिसमें नेशनल इनकम, उस कंट्री की नेशनल इनकम जो होती है वह उसमें इंक्रीजमेंट होती है, उसमें वृद्धि होती है। आर्थिक विकास के कुछ आवश्यक तत्व, उनकी विशेषताएं हैं। तो आर्थिक विकास एक प्रक्रिया है, आर्थिक विकास एक प्रक्रिया है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ अ प्रोसेस। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि कैसे आर्थिक विकास एक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया शब्द अगर के बारे में जाने तो इसका अर्थ है कुछ शक्तियों के परिचालन से है। कोई भी प्रक्रिया, जैसे कोई भी कार्य होता है उसके पीछे बहुत सारे स्टेप जुड़े होते हैं, उसी तरह आर्थिक विकास भी अचानक होने वाली घटना नहीं है, बल्कि यह धीरे धीरे एक प्रोसेस से आगे की ओर बढ़ती है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि आर्थिक विकास एक प्रक्रिया है, जैसे कि इसके आर्थिक विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए कुछ शक्तियाँ कार्य करती हैं, और ये शक्तियाँ जो हैं, जो आर्थिक विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य करती हैं, ये दीर्घकाल तक कार्यशील रहती हैं तथा उनके परिणाम स्वरूप आर्थिक प्रवृत्तियों में परिवर्तन होता है। अलग अलग समय में अलग अलग परिवर्तन होता है, और इस प्रक्रिया पर सूक्ष्म रूप से अगर विचार करने पर उत्पत्ति में वृद्धि के साथ साथ हम विशेष प्रक्रिया के कई अन्य परिवर्तनों को भी पाते हैं। अतः कोई भी अगर छोटे से चीज़ पर विचार करें और उस पर ध्यान दें तो धीरे धीरे उसमें वृद्धि के साथ साथ एक नई प्रक्रिया को भी हम लोग जानते हैं और उसमें परिवर्तन होता है। इस परिवर्तन को 2 भागों में बांटा गया है। एक है आधारभूत साधनों की पूर्ति में परिवर्तन, चेंजेस इन फंडामेंटल सप्लाईज, और दूसरा है पदार्थों की मांग की संरचना में परिवर्तन, चेंजेस इन द स्ट्रक्चर डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स। तो साधनों की पूर्ति में परिवर्तन के अंतर्गत अगर हम लोग बात करें तो इसके अंतर्गत अतिरिक्त साधनों की खोज, पूंजी निर्माण, आधारभूत संख्या की वृद्धि, उत्पादन के नए तथा सुधरे हुए तरीकों का प्रयोग एवं अन्य संस्थागत परिवर्तन इसमें आते हैं। इसी प्रकार पदार्थों की मांग की संरचना में परिवर्तन का संबंध जनसंख्या के आकार एवं आयु के अनुसार वितरण, आय के वितरण का स्तर, रुचि और कई अन्य संरचनात्मक संगठनात्मक परिवर्तनों को शामिल किया जाता है। तो हम सिर्फ आर्थिक विकास को एक तथ्य के ऊपर नहीं आकलित कर सकते, इसमें बहुत सारे तथ्यों को शामिल किया जाता है। अर्थात ये सारी शक्तियाँ हैं
यानी कि उपभोक्ता का स्तर, जीवन स्तर, उसकी रुचि, उसके संरचनात्मक संगठनात्मक जो परिवर्तन होते हैं जनसंख्या के आकार पर, उसके आयु के अनुसार, ये सारी शक्तियाँ जो विकास को प्रभावित करती हैं। आगे है, यदि हम विकास को एक प्रक्रिया मानते हैं तो केवल हम विकास की अलग अलग मदों की सूची तैयार करना और इस पर विचार करना ही पर्याप्त नहीं होगा। अर्थात हम विकास को अगर एक प्रक्रिया मान लें तो सिर्फ विकास की अलग अलग एक सूची, एक टेबुलेशन रेडी कर सकते हैं, बट इससे हम विकास को संकुचित करते हैं। यह केवल इनके बीच आकस्मिक संबंध स्थापित करने के अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य को पृष्ठभूमि के रूप में कार्य करता है, क्योंकि इसी प्रकार के अंतर संबंध के आधार पर कुछ परिवर्तन से प्राप्त होने वाले परिणामों को स्पष्ट किया जा सकता है। आप यूँ समझो कि जितनी भी तथ्य हैं, जैसे जनसंख्या और जनसंख्या से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे उनके उम्र से हो, उनके शिक्षा से हो, उनकी रुचि, उनके जीवन स्तर, उनमें जो भी परिवर्तन होगा, और वो अचानक नहीं होता, वो धीरे धीरे होता है, उसमें सुधार भी धीरे धीरे होती है। तो ये शक्तियाँ हैं, यानी कि इम्पॉर्टेंट तथ्य हैं, फैक्टर हैं जो विकास को प्रभावित करती हैं। आगे है, आर्थिक विकास का संबंध वास्तविक आय में वृद्धि से है। यह भी सही बात है कि यहाँ पर अगर वास्तविक राष्ट्रीय आय का तात्पर्य किसी देश के किसी विशेष वर्ष से में उत्पन्न अंतिम वस्तुओं सेवाओं की कुल मात्रा से होता है और मुद्रा के रूप में नहीं व्यक्त कर वास्तविक रूप में व्यक्त किया जाता है। तो मौद्रिक रूप में इसे व्यक्त करने के लिए इसमें उपभोक्ता एवं पूंजीगत वस्तुओं के मूल्य सूचकांक के अनुसार आवश्यक समायोजन तैयार किया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि सर्वप्रथम वस्तु एवं सेवाओं का मूल्यांकन वर्तमान वर्ष के बाजार मूल्य के आधार पर किया जाता है। अर्थात इसके अंतर्गत जो अभी वर्तमान वर्ष चल रहा है, मान लीजिए 2021 है, और इसकी तुलना अब जो मूल्य हम लोगों ने लिया है तो उसके मूल्य का आधार वर्ष को मान लेते हैं। मान लीजिए जो मूल्य हम लोगों ने लिया तो वो 2020 का लिया, तो 2020 का वो क्या हो जाएगा, आधार वर्ष हो जाएगा वो। तो इन दोनों के बीच में हम लोग क्या करते हैं, समायोजित करने की कोशिश करते हैं, इनका एक सूचकांक रेडी किया जाता है। तो इससे हम आर्थिक विकास का संबंध जो है वास्तविक आय से जोड़ कर करते हैं। आर्थिक विकास को मापने के लिए किसे महत्वपूर्ण माना गया है, तो आर्थिक विकास को मापने के लिए इसमें राष्ट्रीय आय, कुल राष्ट्रीय उत्पादन का प्रयोग नहीं किया जाता है। याद रखिएगा, कुल राष्ट्रीय उत्पादन का प्रयोग नहीं बल्कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन का प्रयोग किया जाता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट NNP। ऐसा क्यों है, क्योंकि कुल राष्ट्रीय उत्पादन में पूंजी के प्रतिस्थापन को स्थान नहीं दिया जाता। कुल राष्ट्रीय उत्पादन में पूंजी का जो प्रतिस्थापन उसको स्थान नहीं दिया जाता, उसे शामिल नहीं किया जाता। अब तक हम कह सकते हैं कि दीर्घकाल में किसी देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रही है तो वह विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। तो हमें यह ध्यान देना चाहिए कि वास्तविक राष्ट्रीय आय का जो प्रयोग मूल्य परिवर्तन के अनुसार समायोजित किया जाता है तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पत्ति को लघु अभिव्यक्ति के रूप में किया जाता है, एक छोटे से रूप में। किसी देश के एक वर्ष में उत्पन्न समस्त अंतिम वस्तुएं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को हम लोग कुल उत्पादन कहते हैं। ये आप लोग नोट डाउन कर लो, मैं इसे फिर से रिपीट करती हूँ। किसी देश के एक वर्ष में उत्पन्न समस्त अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं, जितनी भी वस्तुएं उत्पन्न होती हैं और जितनी भी सेवाएं दी जाती हैं, उनके मौद्रिक मूल्य को हम लोग कुल उत्पादन कहते हैं। परंतु इसमें यह है कि वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन के लिए जिन साधनों एवं उपकरणों का प्रयोग किया जाता है उसमें निरंतर कुछ ना कुछ टूटना फूटना, मशीनों में घिसावट होना, तो इसे मूल्य ह्रास कहते हैं। अब ये मूल्य ह्रास तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इसे हम क्या करते हैं, प्रतिस्थापन व्यय मूल्य ह्रास के बराबर होता है, इसीलिए इसे कुल राष्ट्रीय उत्पादन में से हम लोग इसे घटा देते हैं। तो जो हमें शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन प्राप्त होता है जो आपके आर्थिक विकास के से संबंधित है, तो आर्थिक विकास का जो अगर माप करेंगे तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन से हम लोग करते हैं। अगला पॉइंट लेते हैं कि आर्थिक विकास दीर्घकाल की देन है। जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक लंबे समय में
कंप्लीट होती है, ये एक दिन या एक महीने या एक साल में कंप्लीट नहीं होती, इसमें लंबा समय लगता है। कभी कभी इसमें हम अगर कहें तो मैक्सिमम 20 से 25 सालों के अंतर्गत दीर्घकाल में जो विकास होता है, जो परिवर्तन होते हैं, उसे हम लोग आर्थिक विकास में सम्मिलित किया जाता है। तो किसी भी देश में, किसी भी राज्य, किसी भी ज़िले का अगर विकास होता है तो वो अचानक नहीं होता, उसमें समय लगता है। तो लगभग ये 20 से 25 वर्षों के अंतर्गत देखा जाता है कि उसमें परिवर्तन कितना हुआ है। आर्थिक विकास से आशय व्यक्तियों के जीवन स्तर में वृद्धि से लगाया जाता है। यदि जीवन स्तर में वृद्धि निरंतर हो रही है तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति का आर्थिक विकास हुआ है। और अगर वाइस वर्सा, मतलब इसका विपरीत देखा जाए, अपोजिट देखा जाए, अगर जीवन स्तर में वृद्धि नहीं हो रही है तो आर्थिक विकास में वृद्धि नहीं हो रही है। और जीवन स्तर में वृद्धि होने का मतलब है कि उस व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होना। अगर व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि नहीं होगी तो उसके जीवन स्तर में भी परिवर्तन नहीं होता है। राष्ट्रीय आय में निरंतर वृद्धि हो रही है, साथ ही उसके प्रति व्यक्ति यानी कि जनसंख्या की प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ रही है, तो व्यक्ति का जीवन स्तर में वृद्धि नहीं होता है और इस तरह से उसके जीवन स्तर का ह्रास होता है। तो व्यक्ति के प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होना उसके जीवन स्तर में वृद्धि को दर्शाता है। तो किसी भी देश के ऐसे मान कहें तो किसी भी देश के राष्ट्रीय आय में अगर निरंतर वृद्धि होती है तो साथ ही साथ प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होना चाहिए। देश के आर्थिक क्रियाओं में विकास होना आवश्यक है। आर्थिक क्रियाओं के विकास में एक उच्चावचन या किसी भी पद्धति की प्रगतिशील प्रकृति का सूचक है। आर्थिक क्रियाओं के विकास के साथ साथ प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होना भी अति आवश्यक है। चौथा पॉइंट है जीवन स्तर एवं सामान्य कल्याण में वृद्धि। आर्थिक विकास केवल राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि ही नहीं बताता है, बल्कि यह लोगों के रहन सहन के जीवन स्तर में वृद्धि होने से है। यदि बढ़ती हुई आय का अधिकतर भाग सामान्य जनता के पास ना जाकर धनी व्यक्तियों के पास चला जाता है, मतलब बढ़ती हुई आय, कोई आय बढ़ रही है तो उसका अधिकतर भाग अमीर लोगों के पास जा रहा है और गरीब लोगों के पास नहीं जा रहा है, तो इससे जन सामान्य जो आम जनता है, जो आम लोग हैं, जो गरीब लोग हैं या बोल सकते हैं या मिडिल क्लास फैमिली है, उनके जीवन स्तर में किसी तरह की वृद्धि नहीं हो रही है, तो उसे आर्थिक विकास नहीं कर सकते। पांचवा पॉइंट है आय में वृद्धि उपलब्ध साधनों के प्रयोग से ही संभव है। मतलब आय में अगर वृद्धि होगी तो साधनों के प्रयोग भी संभव हो जाएंगे। ये भी सही बात है, क्योंकि आर्थिक विकास हेतु राष्ट्रीय आय में वृद्धि होना तो आवश्यक है। आय में वृद्धि उपलब्ध साधनों के प्रयोग से ही संभव है। अल्पविकसित राष्ट्रों में प्रायः प्राकृतिक साधन तो पर्याप्त मात्रा में होते हैं, किंतु पूंजी के अभाव के कारण इन साधनों का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता है। ये आप लोग भी जानते हो, अगर किसी देश में प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में है पर साधन अभाव है, पूंजी अभाव है, तो उन साधनों को बेकार ही रखा जाता है, उसमें किसी तरह का विकास नहीं होता और वहाँ की जनसंख्या भी बेरोजगार होती है। आर्थिक विकास के लिए उपलब्ध साधनों के प्रयोग द्वारा ही राष्ट्रीय आय में वृद्धि की जा सकती है। अगर प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करना है तो जरूरी है कि उनका प्रयोग किया जाए, ताकि आर्थिक विकास और आर्थिक विकास के द्वारा ही उस देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि की जा सकती है। आगे है आर्थिक विकास में सामाजिक, सांस्कृतिक, संस्थात्मक एवं आर्थिक परिवर्तन को शामिल होना। अब है कि आर्थिक विकास में न केवल आर्थिक परिवर्तनों का समावेश होता है, बल्कि आप जानते हैं किसी भी देश में आर्थिक विकास की अगर बात की जाती है तो वहाँ सामाजिक, सांस्कृतिक, संस्थात्मक परिवर्तन भी शामिल किए जाते हैं, क्योंकि जनसंख्या का संबंध उस समाज से है, उसकी संस्कृति से है, उसकी संस्था से है। आगे है, अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो आर्थिक विकास के साथ साथ राष्ट्र के सामाजिक, सांस्कृतिक और संस्थात्मक ढांचे में भी सुधार होता है, क्योंकि इनमें सुधार न होने पर आर्थिक वितरण का उद्देश्य भी पूर्ण नहीं हो पाता। केवल प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने से लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार होना आवश्यक है। यानी कि प्रति व्यक्ति आय अगर बढ़ेगा, लोगों की आय बढ़ेगी, तो लोग अपना जीवन स्तर सुधारेंगे। इसके संबंध में प्रोफेसर केयर्न क्रॉस ने कहा है कि विकास ना तो केवल मुद्रा की प्रचुरता और ना ही केवल एक आर्थिक घटना है, बल्कि इसके अंतर्गत व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार तथा उससे संबंधित सभी पक्ष, इसमें लेन देन, आधारशीलता, परिवार से संबंध, साक्षरता तथा यांत्रिक युक्तियों से परिचय आदि भी सम्मिलित किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये
था आज का एक टॉपिक जो आपका आर्थिक विकास की परिभाषा और उसकी विशेषताएं। आर्थिक विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया है, ये हम लोगों ने देखा, और इसके अंतर्गत जो सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक पहलू को भी हम लोगों ने देखा। तो इसे आप देखें वीडियो को, और जो भी इनमें इम्पॉर्टेंट है पॉइंट्स है उसको आप अपने कॉपी में नोट डाउन करें। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगा। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और साथ ही से शेयर भी करें। थैंक यू।